सबसे पहले मतदान का प्रतिशत क्या रहा, यह जानने की उत्सुकता हम सब में होती है। दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है, 7 चरणों का मतदान होना है, लेकिन आज दूसरे फेज में एक राहत की सांस सभी राजनीतिक दलों ने ली है, और वो ये कि पहले चरण के मतदान के मुकाबले अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, याद कीजिए 19 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान हुआ था, उस दिन शाम 7-8 बजे तक जो आंकड़े सामने आए थे, उसके मुकाबले आज दूसरे चरण के मतदान में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं साहब, वो बहुत उत्साहवर्धक हैं। और वो इसलिए क्योंकि मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चिंताएं थोड़ी बहुत कम होती दिख रही हैं। तो 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 88 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया। 6 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की किस्मत भी वायनाड से आज ईवीएम में लॉक हो गई है। 97 करोड़ मतदाता हमारे देश में, 98 करोड़ के आसपास, जिसमें से तकरीबन 16 करोड़ मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है 88 सीटों पर मतदान के साथ। इसमें कर्नाटक की सभी, माफ कीजिएगा, केरल की सभी सीटों पर 20 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया। कर्नाटक में 14 सीटों पर मतदान हुआ है, थर्ड फेज में फिर 14 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान में सभी सीटों का मतदान खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ, बिहार, बंगाल, इन समेत 13 राज्यों में आज मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज अब आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में 60.56% वोटिंग दर्ज की गई, उत्तर प्रदेश में 53.34%, मध्य प्रदेश में 55.44%, महाराष्ट्र में 53.71%, असम में 70.68%, बिहार में 54.17%, छत्तीसगढ़ में 72.51%, कर्नाटक में 64.57%, केरल में 65.1% और पश्चिम बंगाल में 71.84%। अब इसमें से जो यहां पर गौर करने वाली बात है, उत्तर प्रदेश 53.34%, मध्य प्रदेश 55.45%, महाराष्ट्र 53.71%, ये 3 राज्य सबसे पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहार चौथा राज्य 54.17%। इन 4 राज्यों में मतदान कम हुआ है। इन 4 राज्यों में गर्मी भी जबरदस्त थी, लू चल रही थी। क्या गर्मी की वजह से मतदान कम हुआ है या कोई अन्य बात है, इसका एनालिसिस हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस बार के मतदान के चरण में कहां किसका क्या दांव पर लगा था। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कहां कैसे खड़ा था। 88 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें अगर आज हम देखें तो एनडीए गठबंधन ने 2019 में 58 सीटें जीती थी, उनका वोट शेयर 50.6% था। यूपीए ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी 42.1% वोट शेयर के साथ 2019 में। अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी 7.34%। तो ये 2019 का आंकड़ा हम सब के लिए रेफरेंस पॉइंट के तौर पर है। इस बार के मतदान प्रतिशत के आधार पर यह तय होगा कि मतदान कितना बढ़ा है और उसका कितना फायदा अन्य राजनीतिक दलों को मिला है, किसका क्या दांव पर। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण फेज था। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का उतना खुद का स्टेक पर नहीं था, क्योंकि डीएमके बड़ा पार्टनर था। लेकिन केरल में 20 सीटों में यूडीएफ गठबंधन ने 19 सीटें 2019 में हासिल की थी। इस बार यही उम्मीद कांग्रेस को है कि इस बार फिर 19 सीटें हासिल होंगी। तमाम ओपिनियन पोल्स में भी यही बात निकल कर आई थी कि 1 सीट ही एलडीएफ को मिल पाएगी, भारतीय जनता पार्टी यहां अपना खाता शायद नहीं खोल पाएगी, ऐसा ओपिनियन पोल्स का कहना था। जनता क्या तय करती है, ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को यहां सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। अब ऐसे में अगर इस फेज में कांग्रेस ने केरल में अपना प्रदर्शन अच्छा किया, तो हो सकता है कि कर्नाटक में भी उन्हें सफलता मिले। कर्नाटक जहां पर राज्य सरकार कांग्रेस की है, 14 सीटों पर आज मतदान हुआ है। कांग्रेस के लिए यहां पर साख दांव पर है। क्या कांग्रेस के स्थानीय नेता, क्या मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार कांग्रेस में जान फूंक सकते हैं? क्या वहां पर कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार के परफॉर्मेंस को तोड़ते हुए एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है? यह महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ कांग्रेस गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, विदर्भ में, जहां पर एक जमाने में कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, क्या वहां पर कांग्रेस लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर पा रही है? क्या एनसीपी, शरद पवार लोगों को अपने ऊपर आकर्षित कर पा रही है? यह सोच कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और फिर ऊपर चलिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हारा जरूर था कांग्रेस ने, लेकिन वहां पर स्थानीय स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, वहां पर नेता अच्छे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार अपने जिंक्स को तोड़ पाएगी और अच्छा प्रदर्शन सामने रख पाएगी, यह देखना होगा। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। राजस्थान में तो कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी की थी विधानसभा को लेकर, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि विधानसभा हार सकते हैं, लेकिन क्या लोकसभा में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दांव पर नहीं है? बिल्कुल है साहब। मध्य प्रदेश में वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए दांव पर कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर दांव पर समाजवादी पार्टी का है। लेकिन उसके बाद सीधे हम असम में चलेंगे, जहां पर इस बार कांग्रेस को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से वाइप आउट नहीं हो रही, इसलिए कांग्रेस के लिए बहुत कुछ दांव पे था। ठीक वही स्थिति हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। अब जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि एनडीए 400 पार और 370 पार भारतीय जनता पार्टी, इसे पाने के लिए अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को भारतीय जनता पार्टी को सामने रखना पड़ेगा। 88 में से 58 सीटें अगर एनडीए ने हासिल की थी 2019 में, तो जाहिर सी बात है 58 से कम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको इसे लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और इसमें चुनौती कहां है? चुनौती केरल में है। क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी खाता खोल पाएगी? चुनौती कहां है? चुनौती कर्नाटक में है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले परफॉर्मेंस को रिपीट करने के साथ साथ 1 या 2 सीट और जीत सकती है, क्योंकि मार्जिन है वहां पर। महाराष्ट्र, क्या भारतीय जनता पार्टी का नया गठजोड़ वहां पर कमल खिलाता हुआ दिखाई देगा? उसके बाद मध्य प्रदेश, क्या उसको पूरी तरीके से रिटेन कर पाएंगे? राजस्थान, 100% परफॉर्मेंस देने वाली राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने पकड़ों को मजबूत कर सकती है। उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य रखा है, क्या वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस के साथ सामने आ सकते हैं? असम, सभी सीटों को जीत सकते हैं या फिर वहां पर कोई नुकसान होगा? नॉर्थ ईस्ट के तमाम सीट और पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर मतदान हुआ है। उन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी, उसे अब पास बाहर रख सकते हैं कि नहीं? यह बहुत बड़ा लक्ष्य है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो वोटर टर्नआउट है, अगर ये इसी तरीके से बढ़ा तो इसकी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले बार के परफॉर्मेंस को यहां पर बड़े पैमाने पर साबित कर सकती है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय दलों के लिए भी यह फेज बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके वामपंथी दलों के लिए। वामपंथी दलों ने अगर केरल में अपनी वापसी नहीं की तो ऐसा लगता है कि उनका सफाया पूरे देश की राजनीति से हो सकता है। सीपीएम नेशनल पार्टी के अपने दर्जे को खो देगी अगर इस बार उसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता है तो। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है वामपंथ राजनीति के लिए। खत्म हो सकती है इस चुनाव के साथ ही वामपंथ की राजनीति। तो एक हम आपकी इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप टीएमसी के लिए देखें तो यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है साहब। टीएमसी ने अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी बढ़त नहीं बनाई और नॉर्थ बंगाल को क्रैक नहीं किया, दार्जिलिंग की सीट को क्रैक नहीं किया, तो दिक्कत होगी ममता बनर्जी। वही हाल आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सीटें हासिल करने में दिक्कतें आई तो यहां पर फिर उसके बाद अगले चरणों में अखिलेश यादव को बहुत मुश्किल आती हुई दिखाई देगी। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए महाराष्ट्र में है जैसे कि अजीत पवार का गुट जो कि एनसीपी का है, शिंदे ग्रुप शिवसेना का, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का। क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मराठा सेंटिमेंट को अपनी तरफ ला पाती है या नहीं ला पाती है? तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो चरण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके सामने हम रखते हैं। दूसरे चरण के इस मतदान में 88 सीटों में से 54 सीटें ऐसी हैं जिस पर हर किसी की निगाहें हैं। तो क्या है ये सीटें? पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 88 सीटों में से 34 सीटों पर एक ही पार्टी का कब्जा रहा है, और वो पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी। 54 सीटों पर सियासी मिजाज अगर बदलता है तो फिर यहां पर दिक्कत आ सकती है। 34 सीटों में 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने पास रखी थी। कांग्रेस ने यहां पर 8 सीटों को जीता 3 बार और अन्य दलों के हिस्से में 7 सीटें आई 3 बार। 2009 के बाद से भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पर लगातार जीतती आई है। भारतीय जनता पार्टी को अब इन सीटों पर अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब आइए आपके सामने कुछ ऐसी सीटें प्रस्तुत करते हैं जो एक तो वीआईपी रही और साथ ही मुश्किल सीटें भी रही। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी राहुल गांधी की सीट वायनाड से। राहुल गांधी को इस बार मुकाबला एलडीएफ से मिलता हुआ दिखाई दिया। एनी राजा ने यहां पर एक अच्छा मुकाबला लड़ा, लेकिन क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता, उनका राष्ट्रीय स्टेटस और उसके साथ साथ कांग्रेस की बढ़ती उम्मीदों को लेकर
वायनाड उन्हें वापस भेजेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम 4 तारीख को ढूंढेंगे। तिरुवनंतपुरम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी जीत हासिल की तो बहुत बड़ी बात होगी। शशि थरूर की हार उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। यहां पर देखना पड़ेगा, शशि थरूर के मुकाबले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर है। पूर्णिया बिहार, यहां पर यह हॉट सीट इसलिए बन गया क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के मुकाबला तो कड़ा था ही, लेकिन बीच में एक्स फैक्टर यानी कि पप्पू यादव आ गए। यहां पर कांग्रेस की तरफ से अपनी उम्मीदवारी सामने रखना चाहते थे, लेकिन पप्पू यादव किसका समीकरण खराब करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के बागपत सीट की बात करें, यहां पर आरएलडी का गढ़ माना जाता है। आरएलडी के उम्मीदवार यहां पर हैं जो कि अपनी उम्मीदवारी को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन बागपत में एक बात निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में समन्वय ठीक तरीके से नहीं बैठ पा रहा। उसके बाद अमरोहा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस में अभी ही हालिया ज्वाइन किए हुए दानिश अली क्या बीएसपी के अपने वोट बैंक को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह तंवर से मुकाबला कर पाएंगे? यहां पर 42% मुसलमान वोटर्स हैं, तो क्या इस बार मुस्लिम वोट कार्ड यहां पर चलेगा? मेरठ, टीवी सीरियल रामायण के अभिनेता राम के तौर पर अरुण गोविल यहां पर मैदान में हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को हारा था, लेकिन जातीय समीकरण के ऊपर क्या हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा और प्रभु राम के किरदार को निभाने वाले व्यक्ति इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर इस सीट को उनकी झोली में डालते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिर बेंगलुरु दक्षिण की बात करते हैं। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का मुकाबला है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या उम्मीदवारी पर हैं। उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी की बातें बहुत थी, लेकिन अगर तेजस्वी सूर्या अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हैं तो कर्नाटक में एक नई सियासत की पारी आपको देखने को मिल सकती है। और उनके मुकाबले कर्नाटक के परिवहन मंत्री की बेटी हैं, चुनौती दे रही हैं। मामला फंसा हुआ है यहां पर। मांड्या, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यहां पर एनडीए के तरफ से उम्मीदवार हैं। जेडीएस का गठबंधन है। अगर इस चुनाव में जेडीएस ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रखा तो जेडीएस के लिए यह आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि वोकलिगा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले जेडीएस के लिए यह चुनौती का मामला है। मध्य प्रदेश की सतना सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। चौथी बार उम्मीदवार बने हैं, 3 बार जीत चुके हैं और इस बार उनके लिए काफी मुश्किलें इसलिए आ रही हैं क्योंकि सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को इस बार मौका दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, और बीएसपी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है सतना में, इसलिए बीएसपी भी यहां पर अपने फैक्टर के तौर पर शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सतना की सीट फंसी मानी जा रही है, लेकिन अगर ये बीजेपी को डिलीवर होती है तो इसमें नेचुरली प्लस पॉइंट बीजेपी का है। और फिर जम्मू की बात करते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से यहां पर मतदान इस बार हुआ, मतदान प्रतिशत है, यह बताता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सीट देखी जा रही थी और जम्मू कश्मीर के सभी सीटों पर अब जो मतदान होने वाले हैं उसको लेकर एक उत्साह दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो हमने आपके सामने टफ कॉन्टेस्टेंट सीट्स देखी थी, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव अपने आप में एक अच्छा मुकाबला बनता जा रहा है। इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष अपने अपने तरीके से अपने बेस्ट फुट फॉरवर्ड को रखते दिखाई दे रहे हैं और जनता बड़े पैमाने पर अपने उत्साह को सामने दिखा रही है लोकतंत्र के इस बड़े जुलूस में हिस्सा लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विपक्ष के नेता भी बड़े पैमाने पर अपने कैंपेनिंग को धार दे रहे हैं और अब लग रहा है कि देश में मतदान की प्रक्रिया चल रही है, और वो इसलिए क्योंकि अब पारा जरा गर्म है और तभी आप इस बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि लोगों का टर्नआउट बाहर निकल रहा है। और उसके साथ साथ यह भी बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अब तीसरे, चौथे, पांचवें और 7वें चरण में चुनाव का फ्लेवर और कलेवर अलग होगा। अभी आगे हम इसी बुलेटिन में चर्चा करेंगे तीसरे फेज की, इसलिए आप हमारे साथ देखते रहिएगा।